6 months ago, स्टॉक मार्केट वॉज बूमिंग। सबका पोर्टफोलियो तेजी से ऊपर जा रहा था। लोग अल्ट्रा बुलिश थे। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में 2 दिन पहले अकाउंट खोल रखे लोग भी अपने घर वालों आसपास पड़ोस के लोगों को एडवाइस दे रहे थे कि IRCTC बाई कर लो। सब अपने आप को हर्षद मेहता और झुनझुनवाला समझ रहे थे। तभी 19 अक्टूबर को IRCTC 21% गिरा। नए लोग पैनिक होना शुरू हुए। फिर कुछ उनके गुरु एडवाइस देना शुरू की करेक्शन है, बाई द डे। फिर उसके नेक्स्ट मंथ IRCTC 12% गिरा। तब से मार्केट डाउन ही जा रहा। अभी सेंसेक्स अपने पीक से 15% डाउन पे चल रहा। करेंट सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा अभी और नीचे जाएगा। फिर मैं हिस्टोरिकल चार्ट देखना शुरू किया तो पता चला मार्केट में क्रैश कई बार आ चुका है। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन, मार्केट उस समय 89% अपने पीक से नीचे गया। ब्लैक मंडे क्रैश 1987 में मार्केट एक दिन में 22% गिरा था। जापानीज बबल बस्ट इन 1993। .com बबल 1999 में अपने पीक से 76% डाउन गया। और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय मार्केट अपने पीक से 54% नीचे गया था। क्लोज ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये चीजें रिपीट होती है साइक्लिकल पैटर्न में। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये बार बार ये चीजें साइकिल में क्यों रिपीट होती है और मैं कैसे खुद को नेगेटिव साइकिल से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। रेडी, लेट्स डाइव इन। हजारों साल तक ह्यूमैनिटी ये मान के बैठी थी इनसे पहले रह चुके लोगों का लाइफ हमेशा अच्छा रहा था। फ्यूचर विल बी वर्स देन प्रेजेंट, और एट बेस्ट केस में सेम ही होगा। इन अदर वर्ड्स, वर्ल्ड का वेल्थ इज ड्विंडलिंग और रिमेन द सेम। लोग इकोनॉमी को एक तालाब में मछली के जैसा मानते थे, जिसमें सबको जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से मछली मिली है। अगर कोई मछली ज्यादा खाया है, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति इसके वजह से भूखा सोया है। कोई व्यक्ति रिच है, इसका मतलब इसके वजह से कोई गरीब हुआ होगा। चोला तभी रिच बन सकता है जब वो पांड्या को लूट ले। ये ऐसे माइंडसेट के वजह से इनको वेल्थ बढ़ाने का एक ही तरीका था, वार। इसलिए देखोगे कि हर रिलीजन में ज्यादा पैसा होना सीन माना जाता है और ये डोनेशन का प्रमोट करते हैं भगवान के नाम पे। ये बिजनेस और इकोनॉमी को जीरो सम गेम मानते थे। इस मेंटालिटी के वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट लोन। अगर लोन मिलता भी था तो वो काफी शॉर्ट टर्म और स्मॉल अमाउंट में, उस पे भी वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, जैसे 30%, 35%। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में एक रिवोल्यूशनरी आर्गुमेंट दिया कि इकोनॉमी जीरो सम गेम नहीं, एक विन विन सिस्टम है। उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी बिजनेसेस या इंडस्ट्री नहीं चाहेगा कि लोग पुअर है। ऐसा इसलिए कि अगर पुअर रहेंगे तो उसका प्रोडक्ट्स को बाई कौन करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट्स को बाई करने वाला नहीं है तो उसका प्रॉफिट कहाँ से होगी। लोगों के गरीब होने से में उसका ही लॉस है। अगर लोग वेल ऑफ रहेंगे तो उसकी कंपनी का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे और कंपनी के ग्रोथ के साथ उसका भी ग्रोथ होगा और उसके एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा और फिर पूरे सोसाइटी की। और उन्होंने बताया कि लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट कोई सीन नहीं है, बल्कि ये वर्च्यू है, क्योंकि ये बोरोवर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने आइडियाज, बिजनेसेस को एग्जीक्यूट कर सके। या एडम स्मिथ का कलेक्टिव वेल्थ का आइडिया एक रिवॉल्यूशन सा लाया। तब से लेंडिंग मशीनरी के राइज में एक्सेलरेशन आया और स्टार्टअप बिजनेसेस के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला। आज इसी के वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी 60 ट्रिलियन हो गई, जो 1500 में 300 बिलियन से भी कम थी। पर कैपिटा इनकम उस समय से 15 गुना हो गया। लेकिन यही इजी क्रेडिट जो इकोनॉमी ग्रोथ को टर्बो मोड में ले गया, यही क्रेडिट कभी कभी रिवर्स मोड में जाके इकोनॉमी को तोड़ देता है, जो वीडियो को शुरू में बात किया।
दोस्तों, इकोनॉमी ग्रो करती है स्पेंडिंग से बिजनेसेस के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स को जॉब मिलेगा, इनकम बढ़ेगी। स्पेंडिंग कम्स फ्रॉम टू थिंग्स, मनी एंड क्रेडिट। मनी आपको बाई करने देता है जो आप अभी अफोर्ड कर सकते हो, और इसमें सेटलमेंट इमीडिएट होता है। वहीं क्रेडिट आपको बाइंग पावर देता है जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इन एक्सचेंज की बाद में आप पे करोगे, और इसमें सेटलमेंट बाद में ही होता है। इफ यू वांट टू बाई ए हाउस और उसी समय आपने पे कर दिया एंड सेटलमेंट इज डन, देन इट्स मनी। अगर आप बाई करते हो हाउस को एंड यू पेड थ्रू EMI, देन इट्स क्रेडिट। क्योंकि वाई? बिकॉज आपने प्रॉमिस किया है कि पे करोगे बाद में। सो क्रेडिट के साथ डेट भी क्रिएट होता है। लेंडर के लिए क्रेडिट एसेट होता है और वही बारोवर के लिए ये डेट होता है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल क्रेडिट यूज करता है अपने बिजनेस के लिए या किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के लिए, तो वो लेंडर से बोरो नहीं करता, वो अपने फ्यूचर सेल्फ से बोरो करता है, जो समटाइम इन फ्यूचर उसको अपनी स्पेंडिंग कट करनी होगी और उसको पे बैक करना होगा। यही चीज इकोनॉमिक साइकिल क्रिएट करता है, एक फेज बोरोइंग का और एक फेज पेइंग बैक का। और ये बोरोइंग और पेइंग बैक का साइकिल केवल इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं होता, ये बिग बिजनेसेस, गवर्नमेंट लेवल पे भी लागू होता है। फर्स्ट फेज के साइकिल में मार्केट में डेट का ग्रोथ इनकम के ग्रोथ से कम होता है। इवन दो डेट ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, पर जो डेट जो यूज हो रहा होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, जैसे कि बिजनेसेस को एक्सपेंड करना, फास्ट इनकम प्रोड्यूस करना, इस फेज में इनकी इनकम डेट को इजिली फाइनेंस कर देता है। और इस समय डेट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ज्यादा हॉट भी नहीं होता और ज्यादा कोल्ड भी नहीं होता। इस ग्रोथ फेज में बढ़ती एसेट वैल्यू जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस के कैश फ्लो लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी को और बढ़ाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंडर 3 फैक्टर्स देखता है किसी को लेंड करे या नहीं। पहला कोलेट्रल, दूसरा कैश फ्लो और तीसरा कैपेसिटी टू लोन। ऑल दिस 3 फैक्टर्स इन दिस फेज राइज टुगेदर। बैंक्स और अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अग्रेसिवली compete करते हैं टू लेंड देयर मनी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट। ये मान के कि लोगों की बढ़ती इनकम एंड एसेट प्राइस डेट को फाइनेंस इजिली कर देगा। इस इजी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और लोगों की इंक्रीज्ड बोरोइंग कैपेबिलिटी की वजह से पीपल स्टार्ट बोरोइंग मोर एंड मोर। एक ऐसा स्टेज आता है जब रेट ऑफ डेट ग्रोथ बिकम्स ग्रेटर देन द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ। हाई क्रेडिट की वजह से मार्केट में डिमांड भी तेजी से बढ़ता है, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में हेवी मिसमैच क्रिएट हो जाता है। एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस स्काई रॉकेट करता है। रिटर्न ऑन फाइनेंशियल एसेट्स बिकम फेनोमेनल। नए एंट्रेंट्स जो ज्यादातर FD वाले लोग होते हैं, उनके बैंक्स में डिपॉजिटेड मनी पे लो इंटरेस्ट और मार्केट में हाई रिटर्न देखकर मार्केट में आना शुरू करते हैं और इन ओवर प्राइस एसेट्स को और ऊपर उठा देते हैं, ऐसे लेवल पे कि इट बिकम्स राइप फॉर रिवर्सल। ये ऐसा टाइम होता है कि थिंग्स हैव बिकम सो गुड दैट दे कांट गेट बेटर, येट एवरीवन बिलीव्स थिंग्स विल गेट बेटर। इसी को बबल फेज बोलते हैं। बबल ट्रिगर होता है बेसिकली मोस्ट ऑफन कोई मेजर इवेंट हो जिससे ऑलरेडी जो स्क्यूड सप्लाई साइड को हर्ट करे, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच का वार के वजह से ऑयल प्राइस बढ़े, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुई और फिर सप्लाई और डिमांड ऑलरेडी टू हाई है। तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट करता है, थिंग्स गॉट मोर चॉपी। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इवेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मार्केट क्रैश का। इसका मतलब कि कंडीशन वर ऑलरेडी वर्स इन्होंने ट्रिगर किया। फिर सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना शुरू करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। सेंट्रल बैंक बेसिकली एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ मनी और क्रेडिट इन द मार्केट। इनके पास 2 टूल होता है कंट्रोल करने का, एक इंटरेस्ट रेट और दूसरा मनी प्रिंटिंग मशीन। इनका काम एक ही है कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करते हैं, और इसके पीछे रेशनल ये है कि इंटरेस्ट बढ़ने पे बैंक्स अपनी लेंडिंग इंटरेस्ट बढ़ाती है, जिससे लेंडिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है और लोग बोरो कम करेंगे, और जिससे डिमांड और सप्लाई में बैलेंस आएगा और इन्फ्लेशन कम होगी। मोस्ट ऑफन देखा गया है कि गवर्नमेंट मनी को तब टाइट करना शुरू करती है जब इन्फ्लेशन और डेट ग्रोथ ऑलरेडी काफी
आगे जा चुका होता है और इस लेवल पे इन दो टूल काम नहीं आती बबल को मैनेज करने में। इंटरेस्ट बढ़ते ही होल्डिंग कैश बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है और रिस्क भी कम है। इंक्रीज इंटरेस्ट क्रेडिट पे ली गई चीजें को और एक्सपेंसिव बनाती है, तो इससे स्लोइंग डिमांड्स लीड्स टू द स्लो इनकम जनरेशन। अब यहाँ से हर चीज रिवर्सल में काम करना शुरू करता है। सबसे पहला जो सेक्टर सफर करता है पोस्ट बबल टाइम में वो होता है क्रेडिट सिस्टम। इस समय लेंडर को डर आना शुरू होता है कि इनका क्रेडिट लोग बिजनेसेस पे करेंगे कि नहीं। वो लैंडिंग एक्टिविटी को कम करना शुरू कर देते हैं। बोरोवर्स भी डिफिकल्टी फील करता है कैश फाइंड करने में ताकि डेट पेमेंट कवर कर सके। देयर इनएबिलिटी टू सेल देयर इन्वेस्टमेंट फॉर कैश एक मेजर कंसर्न बन जाता है। हिपोथेटिकल सिनेरियो से समझते हैं कि इनको क्यों कठिन होता है अपने एसेट्स को कैश बदलने में ताकि ये डेट को रीपेमेंट कर सके। मान लो 50 लाख का डेट है किसी बिजनेस पे और उसके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओनर मान के चलता है कि अगर जरूरत पड़ने पे ये एसेट्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल रश कर रहे हो सेल करने को, एक तो लिक्विडिटी नहीं बचती, दूसरा एसेट्स के प्राइस तेजी से फॉल करने लगता है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से फिर होती है कैस्केडिंग इफेक्ट। एसेट्स की वैल्यू गिरने से इनका वेल्थ भी डिक्लाइन शुरू होता है। फिर इनका कोलैटरल की वैल्यू गिरने से इनकी बोरोइंग कैपेसिटी गिरती है। फिर बोरोइंग एक्टिविटी कम होती है। फिर स्पेंडिंग कम होता है। स्पेंडिंग कम, प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज कम, और प्रोडक्शन कम होने से अर्निंग कम। जो इमीडिएट पोस्ट बबल इफेक्ट में स्टॉक्स प्राइस फॉल करता है तेजी से, लेकिन अर्निंग अभी डिक्लाइन नहीं हुआ होता है क्योंकि डेट ग्रोथ रिलेटिवली इनकम ग्रोथ से हाई गया होता है, लेकिन इनकम अभी भी ऊपर रहता है। और पॉइंट टू बी नोटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय लोएस्ट रहता है। अर्निंग हाई देख स्टॉक प्राइस में डीप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के ये लोग बाई करना शुरू कर देते हैं। मार्केट और डाउन जाती है, इनको ह्यूज लॉस झेलना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि क्रेडिट एक इकोनॉमी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसको सही से यूज किया जाए तो इकोनॉमी में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी लाता है, अगर ओवर यूज किया जाए तो ये मार्केट में क्रैश भी लाता है।